जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर के डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब भी उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, वो जो नुक्ता मैंने छोड़ा था, अगर पहले उस पर ही आपसे कमेंट ले लूँ कि सारी चीज़ के अंदर जिस तरह हमने कहा है कि इट इज़ अ बिग डे फॉर पाकिस्तान, की दुनिया भर ने इस बात को अब एक्नॉलेज कर लिया है कि पाकिस्तान जो है एक अमन पसंद मुल्क है और पाकिस्तान जो है वो अमन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सर, इससे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जाहिर है हमारे कुछ अपने हम एक इकोनॉमिकली स्ट्रेन्ड मुल्क भी हैं, हमारे यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं हमारे सारे मामले के अंदर, तो आप कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए चीजें किस तरह से बेहतर हो जाएंगी सारी एफर्ट के बाद? आपने पाकिस्तान के हिसाब से जो सिक्योरिटी कंसर्न्स के हिसाब से सवाल उठाया वो बड़ा वैलिड है और पाकिस्तान ने उस सिक्योरिटी कंसर्न्स को बड़ा क्लोजली देखा है। और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न कौन है? एक तो हमारा नेबर जो बैठा हुआ है, ये अपना इंडिया जो इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं है और वो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है। और ये भी रिपोर्ट आ रही थी और इस पे दो तो हो चुके हैं, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जिसकी वजह से पाकिस्तान को बदनाम करके जो मुज़ाकरात से उससे तवज्जो हटाई जा सकती है। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊं और बड़ी ये लाइव चीज है, इस वक्त अभी से कोई 1 घंटे पहले की चीज है कि इंडिया का एक चैनल है टाइम्स नाउ। टाइम्स नाउ के अंदर उनका जो एडिटर है टाइम्स नाउ का, उन्होंने एक साबिक अमेरिकी सफारतकार को लाइन पे लिया हुआ था और उससे वो बात कर रहे थे। उसको ये सवाल उसने ये किया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जेडी वैंस को पाकिस्तान आने की इजाजत किस तरह दे दी, क्योंकि जेडी वैंस के ऊपर तो पाकिस्तान के अंदर लाइफ थ्रेट हो सकता है और पाकिस्तान तो सिक्योर नहीं है। तो उसके ऊपर जो अमेरिकी सफारतकार ने जवाब दिया, उसने, मैं उर्दू में अगर उसको ट्रांसलेट करूं, कोट हिम नॉट मी, उसने कहा कि जेडी वैंस जो है वो बिल्कुल सिक्योर है पाकिस्तान में। उसने कहा तुम लोग बेवकूफ हो कि तुम हर चीज को पाकिस्तान इंडिया के एंगल से देखते हो। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें 2 हफ्ते के लिए डिटेन कर दूं, क्योंकि तुम इतने बेवकूफ सवालात करते हो कि लगता है तुम स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों से भी बदतर हो। तो अब आप इससे अंदाजा लगाइएगा कि अमेरिका कभी इस तरह, अमेरिकन जो है वो कभी इस तरह पाकिस्तान की सपोर्ट में आपको बोलते नजर आए हैं? वो तो पाकिस्तान के अंदर हमेशा अपना जो फॉल्टर्स जो होते हैं, वो जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो तलाश है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान का जो अपना स्टेटस है वो कहाँ, और यही स्टेटस है, यही चीजें हैं जो आपको एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। एक चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तान ने के साथ चाइना ने जब ये प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था और ईरान और इजराइल की जंग हो रही थी, उस वक्त चाइना ने एक डिप्लोमेसी, अपने स्पेशल एनवाय को डिटेल किया था अफगानिस्तान से डिप्लोमेसी करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और अफगानिस्तान के अंदर सिक्योर बेस जो है वो चाइना के लिए जरूरी है एज फार एज द BRI एंड CPEC इज कंसर्न। और देखिए, इस टसल के दौरान, इस बदलते हालात के, इस जंग के हालात के दौरान भी चाइना ने अपनी एक ट्रेन बीजिंग से भेजी है प्योंगयांग, और जिससे 21 घंटे लिए हैं। तो चाइना की आप विजन देखें कि वो किस तरह डिप्लोमेटिक और जिस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी पे लगे हुए हैं। तो वो जब चाइना ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की, फिर आपकी नजर से जरूर गुजरा होगा कि उरमची में पाकिस्तान और चाइनीज डेलीगेशन के, पाकिस्तान और अफगान डेलीगेशन की मुलाकात हुई और उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से बयान भी आया कि जी हम अपनी सॉइल इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और हमने कुछ इक़दामात किए भी हैं फतनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान को कंट्रोल करने के लिए। अब वो पाकिस्तान ने वेरीफाई करने। दूसरी चीज, ईरान के अंदर जो सीस्तान पे हमला हुआ है, ईरान के अंदर जो वॉर की सिचुएशन बनी है, उसके जरिए वो ग्रुप जो BLA BRA जो सीस्तान के अंदर अफगानिस्तान, ईरान के अंदर अपनी रिफ्यूज तलाश करते थे, उनको भी एक बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचा है। इसीलिए पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है इस वॉर के दौरान भी खत्म नहीं किए थे। तो ये मेरा कहने का मतलब, ये वो इक़दामात है जिससे पाकिस्तान के अंदर, मैं जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी को देखता हूँ तो 2 एंगल से देखता हूँ। एक है जो आपकी टेरिटोरियल सिक्योरिटी है, जिसमें आपकी लैंड सिक्योरिटी आती है, एयर सिक्योरिटी आती है, आपकी मैरीटाइम सिक्योरिटी आती है। मैरीटाइम सिक्योरिटी तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो दुनिया के जहाज है वो पाकिस्तान के अंदर पोर्ट कासिम और कराची के ऊपर आके डॉक कर
रहे हैं। दूसरी जो है आपकी इंटरनल सिक्योरिटी है, जो एक कॉमन आदमी की सिक्योरिटी है, और वो थ्रेटन हुई थी फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान। So basically when it comes to पाकिस्तान, इंशाल्लाह यहाँ से ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स ही है, और बहुत सारे मामला जो है वो बेहतरी की तरफ हमारे लिए जा रहे हैं, और पाकिस्तान ने मेरे ख्याल है कि खुद को प्रूव भी किया है कि मामला हमारे जो है यहाँ से आगे बेहतरी की तरफ ही जाने चाहिए। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब ने ज्वाइन कर लिया है, बहुत शुक्रिया सर आपका। थोड़ा सा ये जो इंडिया वाला एंगल है और रीजन का एंगल है उस पर भी आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन सर सबसे पहले आपका पर्सपेक्टिव, जो एक्टिविटी इस्लामाबाद में हो रही है, एक बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए तो, लेकिन वर्ल्ड पीस के लिए भी सर एक बहुत बड़ा दिन है। कैसे देख रहे हैं दो इस तरह की पार्टीज को मुज़ाकरात की मेज पर जो हम लाने में कामयाब हुए हैं उसको, और इससे आगे आप उम्मीद क्या कर रहे हैं इन टॉक से? देखें, पहले तो बहुत शुक्रिया आपको, आपकी टीम को, और ब्रिगेडियर साहब को, और आपके देखने वालों को सलाम। देखिए, मैं ब्रेकिंग न्यूज से इसका आगाज करता हूं अपनी बात का। अभी मुझे कन्वेंशन सेंटर से ये रिपोर्ट मिली है कि कुछ नुकात के ऊपर एग्रीमेंट हो चुका है, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के साथ इस वक्त सेरिना होटल में मौजूद हैं, और लॉबी में ईरानी डेलीगेशन और अमेरिकन डेलीगेशन भी वहीं पर है। तो पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। और कौन से नुकात हैं, अगर कोई थोड़ा सा जो खबर आप तक पहुंची है उस हवाले से, कौन से नुकात पे उसकी अभी डिटेल्स हमारे सामने नहीं आ रही। इनफैक्ट उस डिटेल्स को फिलहाल सीक्रेट रखा जा रहा है, बिकॉज हाइप नहीं क्रिएट करना चाहते। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि ये जो पाकिस्तान की सफारतकारी है, माजी में भी हमने बहुत अच्छी सफारतकारी की है, लेकिन उसको इतनी हाइप नहीं मिली। इस दफा पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है, और पाकिस्तान का जो इमेज है एज अ पीस प्रोमोटर, एज अ स्टेबलाइजर, वो रीइंफोर्स हमें नजर आ रहा है इस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी कामयाबी है, और पाकिस्तान ने ये पहली कामयाबी हासिल नहीं की। 1971 में पाकिस्तान ने उस वक्त चाइना और अमेरिका को ब्रिज किया, और न फकत उन्हें ब्रिज किया, फिर 2020 में तालिबान और अमेरिका के दरमियान में बातचीत करवाई, और जो 12 दिनों की जंग थी जून 2025 में, उस वक्त भी पाकिस्तान ने मीडिएटर का किरदार अदा किया था ईरान और अमेरिका के दरमियान में। और इस जंग में दो ऐसे मौके हैं या दो ऐसे इवेंट हैं जिसपे हमें पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा फख्र है। एक तो जो जीसीसी में अरब ममालिक हैं, स्पेशली सऊदी अरब, उनको स्ट्रेटेजिक रेस्टोरेंट पर कायल किया, और ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में भी ब्रिज हुआ, और दूसरा अमेरिका और ईरान के दरमियान में भी ब्रिज किया, और बड़ी खूबसूरती से, मैं इस पे जोर दे रहा हूं, बड़ी खूबसूरती से इजराइल और इंडिया को आइसोलेट किया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बिस्मार्क ने 1890 में फ्रांस को आइसोलेट किया था, बिकॉज फ्रांस अजली दुश्मन था उस वक्त जर्मनी का। बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तान जो है वो पहले भी ये कर चुका है, माजी में पाकिस्तान मजीद भी जो है वो हम देख रहे हैं कि इस रोल को यहाँ से आगे लेके जा रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया रिकग्नाइज करेगी, और सर करना भी चाहिए। ये जंग जो है रीजनलाइज तो हो चुकी थी, ग्लोबलाइज भी होने वाली थी, और दुनिया सारी को अपने लपेट में लेती, तो पाकिस्तान ने दुनिया को एक आलमी जंग जो है उससे जो है वो सेफ कर लिया है। तो मेरा ख्याल है कि जाहिर है पाकिस्तान का क्रेडिट तो इसमें बनता है, लेकिन सर हमारे कुछ रीजनल प्लेयर्स हैं, उनका जो हार्ट बर्न चल रहा है उसको कैसे देखते हैं? भारत से जिस तरह का रवैया वहां पे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, आप उसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं? जो अमन अगर कायम होता है देर पा अमन, तो सर उसके बेनिफिशियरी तो भारत के लोग, भारत के अवाम, भारत की हुकूमत भी होगी, तो फिर ये हार्ट बर्न क्यों है उनकी तरफ? देखिए, वो टनल विजन का शिकार है बदकिस्मती से। जो हिंदुत्व है, और जिसको वो कोटेलिया स्कूल ऑफ को कहते हैं, ये चाणक्य स्कूल ऑफ थॉट, यहाँ से टेक्सला से इनका ताल्लुक था। चंद्रा गुप्ता के ये प्राइम मिनिस्टर थे, और उनका ताल्लुक भी टेक्सला से था। भारत से तो भारत के किसी हिस्से से उनका ताल्लुक ही नहीं रहा, न वो हिंदू थे, वो बुद्धिस्ट थे, और उनके जो फर्जंद अशोका थे वो जीनिज्म पे यकीन रखते थे। बहरहाल उनकी फिलॉसफी को आगे करते, लेकिन एक्चुअली ये मैकियावेलियन पॉलिटिक्स है, जिसमें डिसेप्शन है, जिसमें कनिंग डिप्लोमेसी है, जिसमें एक्सेसिव और रिप्रेसिव यूज ऑफ पावर है। तो इस वजह से जो भारत की पॉलिसी है हिंदुत्व की रिजीम के तहत, उसमें मुशाहिद हुसैन सैयद साहब 3Ds का फार्मूला देते हैं कि पाकिस्तान को डेमोनाइज करना है, डिस्टेबलाइज करना है, और पाथ ऑफ डेवलपमेंट से डिट्रैक्ट करना है। और ये जो भारत की पॉलिसी है वीजा वी पाकिस्तान, इसको मैं 3R फिनोमेना कहता हूं, जहां पे ये रिएक्टिव हैं, जहां पे ये रिपल्सिव हैं, एलिमेंट ऑफ रैशनैलिटी आपको बिल्कुल नजर नहीं आती, और अहमकाना किस्म की पॉलिसी लेके आगे चलते हैं, जिसकी बात शशि थरूर भी कर रहे हैं, जिसकी बात परवीन साहिनी भी कर रहे हैं, जिसकी बात वहां के जो सैन वॉइसेस हैं वो भी करते नजर आ रही हैं, और ये रिप्रेसिव भी हैं विद इन इंडिया एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया। जो भी पाकिस्तान के हक में बात करता है, ये उसके खिलाफ पढ़ते हैं। तो अब बुनियादी तौर पे अगर ये न्यूक्लियर वॉर रोकी जा सकती है, और न्यूक्लियर आर्सेनल कंट्रीज के दरमियान में जो खिते में मौजूद हैं,
तो ये भारत को सिक्योर करती है, भारत को इनसिक्योर नहीं करती। लेकिन भारत को ये भी ख्याल नहीं है कि उनके जो तकरीबन 10 मिलियन लोग इस वक्त मौजूद हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उनका मुस्तकबिल क्या बनेगा। और उनके जो तारीखी देरीना रिश्ते थे ईरान के साथ, वो भी कंप्रोमाइज करने के ऊपर आ गए। और शशि थरूर साहब का ये कहना बिल्कुल जायज है कि इस वक्त उस कश्ती में सवार हैं जो कि डूब रही है। इजराइल के लिए मैं ये आपसे बात करता चलूं कि इजराइल तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, लेकिन इंडिया फॉल्स फ्लैग नैरेटिव बनाता है। हाँ। और फिर अफगानिस्तान के थ्रू ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। और इस बात को जो रिटायर्ड कर्नल है पवार, रमेश पवार, उन्होंने तस्लीम किया कि इंडिया फाइनेंस करता रहा है टेररिस्ट ग्रुप्स इन अफगानिस्तान और इजराइल उन्हें टेक्नोलॉजी देता रहा है। तो इजराइल और इंडिया हो गए हैं आइसोलेट, और ये अमेरिका के मफाद में है कि इस क्विक माइल से निकले बाहर, बिकॉज जितनी उनकी मिलिट्री ब्लीड होगी उसकी इंप्लीकेशन मिडिल ईस्ट के स्ट्रक्चर पे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने ये द हार्ड वे लर्न किया, लेकिन शायद कुछ समझ आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब वो डिसएंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट से, उससे ऐसा लग रहा है कि जो इजराइल का इन्फ्लुएंस है उसको कुछ ना कुछ तो पुश बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक और डेवलपमेंट है ब्रिगेडियर साहब, इस पे आपसे कमेंट लेना चाह रही हूँ कि सऊदी अरब में सर पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्स की तैनाती, वो कह रहे हैं जी कि एक जॉइंट जो मिलिट्री हमारी कोऑपरेशन है उसको एनहांस करने के लिए जो है यहाँ पर फोर्स जो है पाकिस्तानी आ चुकी है। इसको कैसे देख रहे हैं इस पॉइंट इन टाइम के ऊपर, इस डिप्लॉयमेंट को आप? असल में सऊदी अरब ने कहा है, साथ ये भी कहा है कि हम अमेरिकन एयर बेसिस को यहाँ से खत्म कर रहे हैं और अमेरिकन बेसिस को खत्म कर रहे हैं। अब अगर अमेरिकन बेसिस खत्म होंगे तो वहां पे उनको एक प्रोटेक्शन फोर्स चाहिए सुल्तान एयर बेस पे जाके इजराइल जो अटैक करता रहे वहां पे, जो फॉल्स फ्लैग अटैक होते रहे, उनसे बचा जा सके। पाकिस्तान के ऑलरेडी ट्रुप्स सऊदी अरब के अंदर मौजूद थे। मुझे लगता है उनको रीडिप्लॉय किया गया है, रीग्रुप किया गया है, और ये जो आप बात कह रही हैं इसकी कंफर्मेशन भी आ रही है और उसका रिलेशन क्रिएट किया जाता है सुल्तान उनका जो एयरपोर्ट है उसके साथ। पाकिस्तान के बहुत सारे ट्रुप्स हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के भी, पाकिस्तान आर्मी के भी, जो ऑलरेडी सऊदी अरब में बहुत सारी ट्रेनिंग फैसिलिटी पे और बहुत सारे काउंटर टेररिज्म फोर्सेस के मैयर्स को कंट्रोल करने के लिए, एजुकेट करने के लिए वहां पे मौजूद है। तो उसके उसी तनाजुर में पाकिस्तान का एक इस आप तो अभी तो लोग बात कर रहे हैं ना पाकिस्तान सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट के हिसाब से, लेकिन उससे पहले भी पाकिस्तान के बहुत सारे एग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ एज फार एज द मिलिट्री, नेवी एंड एयरफोर्स, अपना ट्रेनिंग एंड अपना कोऑर्डिनेशन के मामला तो वो पहले ही चल रहे थे। तो ये चीज कोई मेरे नजर में, मुझे कोई इसमें मतलब है कोई नई चीज नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान के ट्रुप्स वहां मौजूद थे और सऊदी अरब के साथ हमेशा रहे हैं। तो वो ट्रुप्स हैं जिनको पोजीशन किया गया है, और जिस तरह आप कह रही है कि वहां सऊदी अरब के अंदर वो पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी ड्यूटी संभाली होगी। अब इसकी फर्दर डिटेल्स जब आएंगी, क्योंकि अभी तो पहले जैसे मैंने अपने कहा कि पाकिस्तान के बहुत सारे ट्रुप्स की जो थे वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो है उसमें पार्ट थे, और उसके साथ साथ वो किसी सरहद पे डिप्लॉय नहीं थे, उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में थे, गाइडेंस इंस्टीट्यूशन में थे। अब उनको जो वहां भेजा गया है उसकी, क्योंकि अभी ये खबर रिलीज हुई है तो इसकी डिटेल्स चेक करके फिर हम इस पे सही कमेंट कर सकेंगे। लेकिन आपको ये मोर और लेस कोई रूटीन का मामला जो है वो लग रहा है। डॉक्टर मुनव्वर साहब, अभी कुछ आपने बात भी की है इजराइल के जो कुछ मकरू अजाइम हैं, मकासद हैं, कुछ दहशतगर्दाना इंस्टिंक्ट्स हैं, इजराइल की एक दहशतगर्द रियासत ही के तौर पर हम उसको देख रहे हैं कि वो एक्ट कर रहा है। जो बात अभी मैं कर रही थी कि कुछ हद तक तो अमेरिका ने पुश बैक किया है उनको, जो आज मुज़ाकरात की मेज पर अमेरिकी वाइस सदर जो है वो खुद हम देख रहे हैं कि मौजूद हैं, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है। आपको लगता है कि एक परमानेंट पुश बैक भी अमेरिका उनको कर पाएगा? क्योंकि हमने देखा कि इस जंग के अंदर भी अमेरिका उन्हीं की ईमा पर कूदा। अब इस बात को मान तो नहीं रहे हैं इन सो मेनी वर्ड्स, लेकिन नजर यही आ रहा है कि अब वो समझ रहे हैं कि वो गलत कूद गए हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इजराइल के पुश करने के ऊपर। तो आपको लगता है कि मुस्तकिल लगाम डालने में कामयाब हो जाएगा अमेरिका? देखिए, वो पूरी अमेरिका कोशिश करेगा। आज जेरूसलम पोस्ट के अंदर जो न्यूज छपी थी वो ये कि अमेरिका ने हथियार डाल दिए हैं और 24 घंटों के अंदर इजराइल ने 3 ममालिक के साथ कॉन्फ्लिक्ट खड़ा किया है। पाकिस्तान है, साउथ कोरिया है, फ्रांस है और स्पेन है। तो इससे आप उनकी फ्रस्ट्रेशन भी समझ सकते हैं। लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए कि नेतन्याहू की सर्वाइवल जंग है, तो लिहाजा अगर वो ईरान के साथ जंग खत्म करते हैं और लेबनान के साथ जंग के ऊपर अपने प्लान्स को तब्दील करते हैं अंडर प्रेशर, क्योंकि यूरोप से और अमेरिका से बड़ा इमेंस प्रेशर आ रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा क्लियर कट उनको मैसेज भी पास ऑन किया है, अमेरिकन ने भी शटअप कॉल दी है। तो अगर वो पीछे हटेंगे तो डेफिनेटली दे विल गो टू गजा, और उस हवाले से इंफॉर्मेशन है कि वो तैयारियां ले रहे हैं और एन मुमकिन है कि एक नया वॉर का थिएटर सजाएं और वो सीरिया के हवाले से हो।
और ये ऐन मुमकिन है बिकॉज टर्की के बारे में जो नफ्ताली बेनेट का बयान था वो उसको तरफ गम्माजी करता है। और इससे पहले चंद दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक जो इंटेलिजेंस हेड हैं या इंटेलिजेंस अराकीन हैं इंपॉर्टेंट इजराइल के, वो असद रिजीम के एक्स कमांडर से राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे कि वो अहमद शरा की रिजीम को डिस्टेबलाइज करें। और अगर सीरिया में वॉर शुरू होती है तो फिर तुर्की और इजराइल आमने सामने होंगे। चलें, ये तो सर आई थिंक इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि सब ये चीज मजीद क्लियर हो जाएगी कि इस एग्रीमेंट में से क्या निकलता है, क्योंकि जो बात आप कर रहे हैं, ईरान बड़ा कैटेगोरिकली ये कह रहा है कि इफ इट्स अ सीज फायर देन इट्स अ सीज फायर फॉर ऑल। फिर उसके अंदर यमन हो, उसके अंदर गजा हो, उसके अंदर कोई भी दुनिया का और मुल्क हो, देन इट्स अ सीज फायर फॉर ऑल। तो हम फॉर ऑल वाले पॉइंट पर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, मेरा ख्याल है कि कुछ घंटे, कुछ वक्त, शायद कुछ दिन भी देने पड़ेंगे, उसके बाद ये क्लैरिटी आएगी।